नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। यूपी त्रिपल एससी पेट का जो चल रहा है भाई, अगर 3 तक आपने नहीं देखा तो 3 तक अपलोड हो चुका है, आप इस पे जाके और यहाँ पर हम करवाते हैं कितने 55 क्वेश्चन जो करवा रहे हैं। और वो जीएसजी के हिंदी वगैरह सारे के सारे आपको वही 20 मिनट में आपका ये मिल जाता है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया भाई, क्या सवाल पूछा गया? सवाल अच्छा खासा है पूछा गया भारत में लौह युग किस कालखंड में आता है? तो लौह युग है जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक आपका लौह युग चलता है। ठीक है, लौह युग चलता है। अगर इसमें और कुछ जानना चाहता है तो आपसे पूछना चाहता है कि प्रारंभिक लौह युग कौन सा था, मध्य युग, ऐसा आपसे नहीं पूछना चाहेगा। ठीक है, तो यही आपका 1500 से 2000 1500 से 200 ईसा पूर्व आपका हो जाता है कौन सा, ये आपका लौह युग हो जाता है। वर्धमान जो है महावीर जैन धर्म के अंतिम और किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी आपका 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और वहीं अगर आपसे बात करना चाहता है कि 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, तो इनका नाम था क्या? इनका नाम था अरिष्ट नेमी था। ठीक है, जिन्हें नेमिनाथ कहते हैं। वहीं अगर 23वें नंबर की बात करते हैं तो आपके कौन हो जाते हैं? पार्श्वनाथ हो जाते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है? सर्प हो जाता है। ठीक है, चलो। मोखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती यानी गुप्तों को हराया था? तो मौखरी एक राजा था, उसने दावा किया था कि उसने परोस के परवर्ती बाद के गुप्तों को हराया था। ठीक है, तो हराया था कौन हो जाएगा? ईशान वर्मन हो जाता है। ठीक है, कौन सा? ईशान वर्मन ने दावा करा था। ठीक है, ईशान वर्मन ने दावा करा था। ठीक है। शेख खान जो है शेर खान ने चौसा में हुमायूं को पराजित किया था। शेर खान वही है जो आपका कौन सा? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो 1539 में क्या किया था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, तब इसने हराया था। सूर राजवंश का संस्थापक हो जाता है। और क्या है भाई, 1540 में इसने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था और हुमायूं को हरा दिया था इसने। ठीक है, 1540 में हुमायूं को हरा दिया था। निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध जो है वो आपका कह रहा है कि जिस वर्ष वे लड़े गए वो सही है? कौन सा इनमें से सही है? तो प्लासी का युद्ध भाई 1757 में होता है। इन्होंने लिखा कि प्लासी का युद्ध 1760, ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, फिर श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, युद्ध है, ये 1757 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि युद्ध आपका 1799 में होता है। ठीक है, और वहीं अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की हम बात कर लेते हैं तो सही है आपका कब हो जाता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 19 में हो जाता है। वही बक्सर का युद्ध आपका सही दिया गया है, 1764 में हो जाता है। ठीक है, बक्सर युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि होती है। एक 12 अगस्त 1765 को होती है, एक 16 अगस्त 1765 को होती है। कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यंग बंगाल आंदोलन से आपका हेनरी थॉमस कोलब्रुक और हेनरी डोरोजियो आपका ये जुड़े हो जाते हैं। कब स्थापना होती है? 1784 में आपका क्या होता है? सर जो विलियम जोन्स थे, अगर बात करते हैं कि जोन्स द्वारा एशियाटिक 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। 1854 में अगर हम बात कर लेते हैं तो 1854 में उड घोषणा पत्र आता है, जिसे भारतीय का शिक्षाकर्ता जी चार्ल्स वुड जो ने लिखा है। उड जो आपका उड घोषणा पत्र आता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पारित होता है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध आपका अभी जस्ट बताया था 1765 में ही लड़ा जाता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1765 अंग्रेजों की सेना तथा मीर कासिम के मध्य आपका क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना के नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने करा था। इसमें तीन लोगों की संयुक्त सेनाएं थी, जैसे आपका इसमें मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। नेतृत्व वाली सेना इसमें पराजित हो गई थी। इसके पश्चात क्या हुआ था भाई? बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हो गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है,
तिलक, और तिलक वही है जिनकी डेथ 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। उसी दिन तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। सब ये अगर गांधी जी की बात करते हैं तो करो या मरो का इन्होंने नारा दिया था। और वहीं अगर बात करते हैं लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय में को क्या हुआ, जब लाठी चार्ज हुआ था, ठीक है, लाहौर में, तब इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जब साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे लाहौर में, तब ये आपका चर्चा में आए थे। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, कर ना दो, ठीक है, कर ना दो, ये स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था, अभियान चलाया था। कब चलाया था, तो 1919 में चलाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, नहीं, हाँ, वही रॉलेट एक्ट जब आया था तब ऐसा इन्होंने चलाया था। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पागलपंथी विद्रोह आपका ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पर? बंगाल ऑप्शन में है क्या? क्यों भाई, होना चाहिए, हाँ, बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये तो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1813 के आसपास हुआ था। 1813 में हुआ था बंगाल में। तात्कालिक समाज के लोगों द्वारा जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी, इसीलिए ये हुआ था। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भैया? गारो जनजातियों के द्वारा किया गया था, मुख्यतः किया गया था। उत्तरी बंगाल में इसका ज्यादातर देखने को मिलता है और इसका श्रेय जाता है करम शाह और करीम शाह को जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही ये आपका क्या हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। ठीक है, इसको कोई भी लीडर नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे लीडर थे वो ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो चला करके अंग्रेजों ने सभी को जेल में बंद कर दिया था, इसलिए आपका। और अगर हम बात करना चाहते हैं, महात्मा गांधी ने ही इसी में करो या मरो का नारा दिया था। कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो आपका कौन सी? नर्मदा नदी हो जाती है, तो जो आपका कहाँ पर? मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और वहीं बात करते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर बात करते हैं तो कुंचिकुल हो जाता है, जो आपका कर्नाटक के शिमोग जिले में पड़ता है। कुंचिकुल अगर आपसे पूछना चाहता है भाई, कुंचिकुल जो है जलप्रपात वो किस नदी पर है? कुंचिकुल, ठीक है, कुंचिकुल जो है वो किस नदी पर हो जाता है? तो वो आपका कौन सा? वराही नदी पर हो जाता है। किस नदी पर भैया? वराही नदी पर हो जाता है। तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है, जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब आपसे तूरा पूछा गया। ऐसे सवाल आपको पेट 23 में देखने को मिले थे, नए नए सवाल बिल्कुल। तो जो तूरा है वो आपका गारो पहाड़ी पर देखने को मिलेगा। तो तू गारो है, तू गोरी है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, तू गोरी है। तूरा किस पहाड़ी पर? तो गारो पहाड़ी पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तुरा भारतीय राज्य जो है मेघालय के पश्चिमी गारो जिलों में एक नगर पालिका है, जो आपका 3 प्रमुख पहाड़ियों जैसे गारो, खासी, जयंतियाँ यहाँ पर क्या हो जाती हैं, यहाँ पर ये जनजातियाँ तीनों निवास करती हैं, इसलिए ये फेमस है। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और द्वारा निर्मित एक समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो देखो, श्रीलंका और पाक जलडमरू मध्य और किसके? तो ये हो जाता है कौन सी भाई खाड़ी? तो मन्नार की खाड़ी हो जाती है भाई। ठीक है, अब मन्नार की खाड़ी, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करना चाहता है, आदम ब्रिज के उत्तर में तथा पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, आदम जो ब्रिज है उत्तर में, पाक की खाड़ी, और दक्षिण में आपका मन्नार की खाड़ी हो जाती है। ठीक है, और पाक जल डमरू मध्य अगर पूछे किसके किसके बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाता है। किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती हैं? किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां हो जाती हैं? तो पूरे वर्ष तो आपका उष्ण कटिबंधीय हो जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पूरे वर्ष में गर्म और आर्द्र स्थितियां होती हैं। ठीक है भाई, कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? जूट उत्पादक राज्य नहीं है, तो देखो वेस्ट बंगाल में होता है भाई। ठीक है, होता है, मेघालय में भी जूट होता है, आसाम में भी होता है, तेलंगाना में नहीं होता है। तेलंगाना में जूट नहीं होता है। ठीक है,
तेलंगाना में जूट नहीं होता। अगर वहीं पूछे टॉप पर कौन सा है, तो टॉप पर वेस्ट बंगाल है। अगर वहीं पूछे आपसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में हो जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है, जैसे आपको तो यूएसएसआर कहा करते थे पहले, आप तो रूस के नाम से जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में। और मौलिक कर्तव्यों को किस में रखा गया, तो भाग 4 के का में रखा गया। किसमें, भाग 4 के का में रखा गया भाई। ठीक है, भाग 4 के का में रखा गया। स्टार्टिंग में जब जोड़े गए थे तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। 11वां कौन सा जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा बालकों के लिए बताई गई है। ठीक है, भारतीय संविधान ने संविधान को कब संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, तो अपनाने की जब भी बात आती है तो 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछे वही आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। जब भी आपसे पूछा जाएगा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भैया लागू हुआ पूर्ण रूप से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को होती है। इसी में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है चलो भाई, अगला सवाल है जो अगर वही जो नॉर्मल चीजें बताई हैं आपको। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हो जाते हैं, 22 भाग, 8 अनुसूचियां हो जाती हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हो जाता है। ग्राम पंचायत आपका आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख हो जाता है भाई। और वहीं अगर तो कुछ थोड़ा बहुत और चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आर्टिकल 51 में क्या बोला गया, तो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, 47 में वही है मद्य निषेध, अगर राज्य चाहे तो कर सकता है मदिरापान। ठीक है, पोषण वगैरह इसी में चर्चा होती है। ठीक है, पोषण वगैरह की चर्चा इसी में की जाती है। चलो भाई, भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो भारत सरकार का जो प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री की क्या होती है भाई, नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख ये नेता होता है। ठीक है, और वह अपने पद से त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कौन, प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनमें लिए गए फैसलों को बदल भी सकता है। ठीक है, वर्ष किसमें भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। सेकुलर तो 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन ही था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द इसमें से जोड़े गए थे। कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो उदारीकरण जब भी देखो, अभी इकोनॉमी से सवाल पूछा गया है और ये कह रहा है कि उदारीकरण क्या है, लिखा है सार्वजनिक क्षेत्रों के निगेटिव पूछा गया है। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना, ये उदारीकरण है, यही तो नहीं है। ठीक है, चलो भाई, कीमतों के निर्धारण की स्वायत्तता, ये उदारीकरण होगा। औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना, और क्या है, लघु उद्योग के लिए मालिकाना आरक्षण, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका पहला वाला गलत हो जाता है भाई। किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आय का नेतृत्व किया, जिनके सिफारिश पर कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारी औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, तो ये किसने सिफारिश करी थी, तो MS स्वामीनाथन जी ने ही दिया था, ये सिफारिश दी थी। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी ने सिफारिश करी थी। MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है।
चलो भाई, वर्तमान में अगर हम बात कर लेते हैं, वर्तमान में अगर कितनी फसलों पे, तो 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। कौन ये किसकी सिफारिश पर आता है, तो सीएसईपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। घोषणा कौन करेगी, भारत सरकार करेगी। किसकी सिफारिश पर, तो सीएसईपी की सिफारिश पर। मतलब क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर करती है। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज अधिशेष के रूप में कौन सी उपज, कहाँ गया भाई, ये रहा, कौन सी उपज उपलब्ध थी, तो यार गेहूं चावल हो जाएगा, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति अगर बात करना चाहते हैं, तो हरित क्रांति के दौरान उत्पादित चावल और गेहूं की फसल अधिशेष के रूप में उपलब्ध थी। हरित क्रांति से और कुछ अगर सवाल जो आपके बनते हैं, वो सारे सवाल यहीं पे ले लेते हैं। जैसे आपका हरित क्रांति की शुरुआत 1966 यानी 1966 में इसकी शुरुआत होती है, 66-67 में। हरित क्रांति के जनक भारतीय जो हैं वो एम एस स्वामीनाथन हो जाते हैं। विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग जी हो जाते हैं। और अगर बात करते हैं कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में देखा गया है। कहाँ का, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में देखने को मिला है। 1991 के नई आर्थिक नीतियों एनईपी के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ है। अच्छा भैया, क्या नहीं हुआ है, ऐसी कौन सी चीज जो नहीं हुई है। जब आर्थिक नीति जो आई थी 1991, कह रहा है कि विश्व व्यापार में निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वृद्धि हुई, बिल्कुल हाँ हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अंतर्वाह में वृद्धि हुई, हाँ हुई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई है। तो देखो, सकल घरेलू उत्पाद में ये वृद्धि नहीं हुई है, ये तो कमी हुई है, ठीक है। तो यही तो गलत हो गया, आपसे गलत पूछा गया था। फिर कह रहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, हाँ हुई है। जब निर्यात करेंगे तभी तो यार वृद्धि होगी न, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या हो जाता है, तो इसका मूल उद्देश्य औद्योगिकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, औद्योगिकरण हो जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अगर हम बात कर लेते हैं कब से कब तक होता है, तो 1956 से 61 के बीच में होता है। और ये है, अगर बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही औद्योगिकरण पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। तो क्या होगा, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। तो इसी में आपका क्या लगाए जाते हैं, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट लगाए जाते हैं। कैसे याद कर सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो, राज भीरू दुबे, राज भीरू और दुबे। इसको पहले मिटा देते हैं, फिर आपको बता ही देते हैं यार, ठीक है, आपको भी पता हो जाए कैसे। राज और भीरू और दुबे, राज भीरू दुबे, कैसे याद करोगे। राउरकेला जो है वो जर्मनी की मदद से लगा, भी मतलब भिलाई जो है रूस की मदद से लगा, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की मदद से लगा, ठीक है। आपके सवाल कई बार पूछे गए। बाकी यार राउरकेला तो उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और फिर आपका कौन सा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में हो जाता है। किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था, शाबाश, ऐसा सवाल पूछा गया, अच्छा सवाल है। इंडक्शन मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि जो रेडियो की खोज मार्कोनी करता है, कौन करता है भाई, मार्कोनी करता है रेडियो की, ठीक है, कोनी। एडिशन जो है बल्ब की खोज करता है, ठीक है। एसी मोटर की अगर बात करते हैं, तो एसी मोटर जो है वो आपका निकोला टेस्ला करता है। डायनमो की खोज फैराडे करता है, कौन, माइकल फैराडे। ट्रांजिस्टर की खोज जॉन बर्डीन, वॉल्टर वेटन तथा विलियम शॉकले करता है। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना जो है बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। हाँ भाई साहब, मतलब गैस का द्रव में परिवर्तित, मतलब गैस से द्रव में परिवर्तित नहीं हुआ, सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। आपको ऊर्ध्वपतन आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ऊर्ध्वपतन क्या होता है, कोई भी आपका जो ठोस है वो द्रव में ना पिघल कर सीधे गैस में हो जाता है। जैसे आपका कपूर जब लाते हो जलाते हो तो आपका ठोस होता है, और फिर वो द्रव में नहीं जाता है, डायरेक्ट गैस में अवस्था में उड़ जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण तो यार पता है, जल का धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है, ठीक है, वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। निक्षेपण आएगा यहाँ पर, ठीक है, निक्षेपण आ जाएगा। निक्षेपण में क्या होता है, वही आपको बताया गया है कि कोई भी जो गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना ही निक्षेपण कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है।
चलिए आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक संयोजन जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी आता है यानी पीओपी पूछा गया, पीओपी ओ लिखा है, पीओपी ऐसे पीओपी, यहाँ पर आप वो मतलब ऑफ ऑफ मतलब हाफ हाफ ढूंढो, तो हाफ किस में, इसी में तो है बीच में, CaSO4 हाफ H2O, बस काम हो गया। ठीक है, बच्चों को पता होना चाहिए ये। और वहीं अगर हम बात करना चाहते हैं जिप्सम का सूत्र क्या हो जाता है, तो इसमें हाफ वाला हटा दो, ठीक है, यहाँ पर 2 लगा दो, काम हो जाएगा, 2H2 हो जाता है, ये जिप्सम का सूत्र हो जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र नाम अगर बात करना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है तो बता दो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। वहीं अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, हेमी मतलब आधा, हेमीहाइड्रेट होता है, वो आपका डाइहाइड्रेट हो जाता है, काम खत्म, बिल्ली एचम। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त किया जाता है। कितने पे, 373 केल्विन पे अगर जिप्सम को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पीओपी प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। मानव शरीर में जो मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अलैंगिक गुणसूत्र एक कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 22 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी पाए जाते हैं। 23वें जोड़ी जो पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती है। महिलाओं में XX होता है, महिलाओं में XX होता है, और XY आपका मेल में होता है, पुरुषों में होता है। ये कितने, 22 जोड़ी होते हैं। 23 मनुष्यों के जो आपका 23 जोड़ी, कुल 23 जोड़ी आपका गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से आपका अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं। ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र 1 जोड़ी होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक होते हैं। तो देखो, कृंतक, रदनक, अग्रशोरक, तो ये आपसे सवाल पूछा गया है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं 21-23 इसका फॉर्मूला होता है, 21-23, ठीक है, 21-23 इसका फॉर्मूला होता है। तो कितने, ऊपर 2 और नीचे 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, ऊपर 2 4, कृंतक, रदनक, अग्रचोड़क, चौड़क। ठीक है, तो ICPM ऐसे लिखते हैं, ICPM ये फॉर्मूला होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसीजर आपसे पूछ रहा है कृंतक, तो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, 8 हो जाते हैं। मंदिर वास्तुकला निम्नलिखित में से किस शैली के शिखर को देउल कहा जाता है। ओ भाई साहब, इनमें से कौन सी शैली है जिसके शैली में क्या होता है, शिखर को देउल कहा जाता है। शिखर को देउल कहा जाता है तो आपका उड़ीसा। ओ भाई, उड़ीसा की मंदिर वास्तुकला शैली में 3 प्रकार की शैली का निर्माण होता है, और रेखा देउल, पीड़ा देउल और खासरा देउल हो जाता है। उड़ीसा में मंडप को जगमोहन कहा जाता है। ओ भाई, उड़ीसा में मंडप को क्या कहते हैं, जगमोहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जगमोहन कहा जाता है। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो वन अरेंज्ड मर्डर के पुस्तक के लेखक आपके कौन, चेतन भगत जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, चेतन भगत हो जाते हैं, चेतन भगत जी हो जाते हैं, चेतन भगत। चेतन भगत की अगर और बुक की बात करना चाहते हैं तो ये हो जाती हैं, जैसे आपका 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये कौन सी, चेतन भगत की आपकी किताब हो जाती है। कौन कालबेलिया नृत्य शैली की प्रसिद्ध कला हो जाती है। कालबेलिया कहाँ पर होता है, कालबेलिया आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो कालबेलिया जो पूछा गया इसकी जो नृत्य शैली प्रसिद्ध जो है कलाकार कौन सी हो जाती है, तो गुलाबो सपेरा। ठीक है, गुलाबो सपेरा कालबेलिया, कालबेलिया हो जाता है। कालबेलिया को अगर बात करते हैं 2010 में इसे यूनेस्को में आपका मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, संगीत निखिल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है। संगीतकार जो है निखिल माला चंद्रशेखर का संबंध किससे हो जाता है, तो ये बांसुरी बजाते हैं। चंद्रशेखर कौन है, बांसुरी बजाएंगे। जैसे आपका बात करते हैं भीमसेन जोशी जो हैं, वो आपका तानपुरा बजाते हैं। जोशी जो भीमसेन जोशी किराना दुकान थी, ठीक है, किराना की दुकान थी, मतलब किराना घराना। तो भीमसेन जो जोशी जी हैं वो तानपुरा, तान लगा देते थे जोशी जी। ठीक है, और वहीं अगर बांसुरी हम तो शिव प्रसाद चौरसिया जी, ठीक है, और पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद भी बांसुरी बजा लेते थे। ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णा भी बजा लेते थे। ठीक है, तबला जब भी आता है तो अल्लाह रखा का पंडित किशन महाराज और आनंद गोपाल
बंदोपाध्याय ये भी थे। वीणा जब भी आती है तो वीणा की जब भी बात आएगी तो वीणा में एस बालचंद्रन आ जाएंगे, जयंती कुमारेश आ जाते हैं। ठीक है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब करते हैं? तो भारत जो पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1951 में करता है। कहाँ पर ये होता है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। और सभी जो इवेंट्स मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किए जाते हैं, जो आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में देखने को हो जाता है। अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में हो जाता है? तो अमरावती जो स्तूप है वो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हो जाता है। आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। जैसे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, गिरनार शिलालेख आपका गुजरात में, भारत का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप जो है केसरिया बौद्ध स्तूप है, बिहार में हो जाता है। कौन सा भैया? सबसे अगर ऊंचा बौद्ध स्तूप आपसे कोई पूछना चाहते हैं तो कौन सा? केसरिया बौद्ध स्तूप हो जाता है। कहाँ पर है केसरिया बौद्ध स्तूप? तो केसरिया बौद्ध स्तूप आपका कहाँ पर? बिहार में देखने को मिलेगा। किस राज्य के मठों में क्षत्रिय नृत्य शैली विकसित की गई है? कौन से जो राज्य हैं जहाँ पर? तो यार असम में ही होगा, असम से संबंधित है क्षत्रिय नृत्य, असम में ही ले लो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं तो इस साल 2000 में भारत की संगीत नाटक अकादमी ने इसे आठवां जो है शास्त्रीय नृत्य सन 2000 में इसे बनाया गया था। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया था, किसे? क्षत्रिय को दिया गया था। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे उस दिन मनाते हैं। 23 जून की अगर हम बात करना चाहते हैं आपसे, चलो भाई कुछ भी बात कर लेते हैं। 23 जून की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। विश्व अगर बात करते हैं 20 जुलाई की शतरंज दिवस। ठीक है। 25 मई की अगर बात करना चाहते हैं तो फुटबॉल दिवस होता है। 5 जुलाई विश्व बैडमिंटन दिवस हो जाता है। 25 मई फुटबॉल दिवस। ठीक है। 23 मई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 5 जुलाई विश्व बैडमिंटन दिवस। सिद्धांत शिरोमणि जो है, सिद्धांत शिरोमणि नामक जो आपका प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो आपका कौन हो जाते हैं? भास्कराचार्य जी हो जाते हैं। भास्कराचार्य। ये कैसे में लिखा गया सिद्धांत शिरोमणि? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय, गोलाध्याय। ठीक है। आर्यभट्ट का पता ही है आपको, आर्यभट्टीयम हो जाता है। ब्रह्मगुप्त का आपका ब्रह्म स्फुट सिद्धांत हो जाता है। पावलकुट जो है, पावलकुट नामक जनजाति पारंपरिक रूप से किस राज्य में संबंधित हो जाता है? पावलकुट कुट मिजोरम में हो जाता है। ठीक है। मिजोरम। उड़ीसा की जब भी याद आती है तो नुआखाई, वो कोणार्क नृत्य महोत्सव, कलिंग। ठीक है। महोत्सव, फिर बाली यात्रा, राजा पर रज पर्व। ठीक है। और रथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, ये सब उड़ीसा में हो जाती है। वहीं अगर हम बात करना चाहते हैं कुछ और आपसे बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं क्या। जैसे आपका सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में हो जाता है, मिजोरम में झापसार कूट हो जाता है, पावल कूट हो जाता है, मीम कूट हो जाता है, जो भी कूट वाली आएगी मिजोरम हो जाता है। राजस्थान जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपका गणगौर हो जाएगा। बूंदी उत्सव हो जाता है, राजस्थान में बूंदी ज्यादा बटती है, ऐसे याद कर लो। मरु महोत्सव हो जाता है क्योंकि वहां पर रेगिस्तान है। ठीक है। हाथी उत्सव हो जाता है, मत्स्य उत्सव हो जाता है। ये कहाँ पे? राजस्थान। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कौन सा नया हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है? तो आपका इन्होंने हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है। किसने? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च करा है। ठीक है। अब कुछ करंट के सवाल हैं, उनको छोड़ा जाएगा। आगे यहाँ पर अगर बात करते हैं जो ये 24 वाले हैं, क्योंकि 25 का करंट अफेयर उसमें कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हैं ही, लेकिन ये काम के हैं कुछ, क्योंकि 1 साल का पूछा जाएगा करंट ना। तो यहाँ पर पूछा है कर्नाटक के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले किंग कोबरा का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? किंग कोबरा का आधिकारिक नाम ओफियोफेगस कलिंगा रखा गया है। ठीक है। ओफियोफेगस कलिंगा नाम रखा गया है। आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान किसे दिया गया है? तो ये यतीन्द्र मिश्र को दिया गया। किसे? यतीन्द्र मिश्रा जी को दिया गया।
कौन से पुरस्कार ने उपमन्यु चटर्जी की कौन सी पुस्तक ने जे 2024 में साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो कौन सी पुस्तक हो जाती है? तो ये आपका कौन सी भाई पुस्तक हो जाती है? लोरेंचो सर्विन्स फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, इस बुक के लिए मिला गया जेसीबी पुरस्कार। पंजाब नेशनल बैंक ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है जो जलवायु जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ समझौता हुआ भाई? तो ये पीसीएएफ के साथ हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल के साथ में हुआ है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर वर्चुअल एटीएम सुविधा प्रारंभ करी है? तो ये आपका पे मार्ट इंडिया के साथ में किया है। ठीक है भाई, चलो भाई ओके। एक सवाल ये आपसे रहा और अच्छा सवाल है, आपसे सवाल में सीधा डायरेक्टली फंसेगा। ब्लू ओरिजिन के 28वें अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष में जाने वाली 100वीं महिला कौन सी बनी? ओ भैया, 100वें नंबर की महिला कौन सी बनी? तो एमिली कैलेड्रेली बनी है। ठीक है, एमिली कैलेड्री बनी है। एमिली कैलेड्री बनी है। कौन सा ऑप्शन है भाई? एमिली कैलेड्री बनी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाई द हेक नॉट पुस्तक के सह लेखक कौन हो जाते हैं? वाई द हेक नॉट जो पुस्तक के सह लेखक हो जाते हैं कुमारपाल सिंह और अपर्णा जैन हो जाती हैं। ठीक है, ऋण मुक्त समास में ऋण से मुक्त है अलगाव दिखाया जा रहा है, तो कौन सा अपादान तत्पुरुष हो जाता है? अलगाव दिखाया जाएगा तो अपादान हो जाता है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? वीणा पाठ तो कहते हैं, ठीक है, महाश्वेता भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं, लेकिन पद्मा नहीं कहते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, तो आपका हार। ठीक है, हार हो गई। ठीक है, हार पहन लो। ठीक है, ऐसे आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आता है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मतलब जो परिश्रम करेगा उसी को तो फल मिलेगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, यही तो हो जाएगा इसका भाई। ठीक है, अगला सवाल है भक्तमाल के रचनाकार कौन हो जाते हैं? तो नाभादास ही हो जाते हैं। ठीक है, नाभादास। तो यहाँ तक 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई। हिंदी के पैराग्राफ है, ये आपको यहाँ से देख के कर लेना है। ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके बाय बाय, थैंक यू।